नमस्कार, स्वागत है आप सबका अमेरिकन ऑन्कोलॉजी इंस्टीट्यूट नागपुर के इस विशेष इंटरव्यू में। आज मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मंगेश पाटिल, जो कि नागपुर में काफी जाने माने रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। फिलहाल वो अमेरिकन ऑन्कोलॉजी इंस्टीट्यूट नागपुर में रेडिएशन ऑन्कोलॉजी के कंसल्टेंट हैं। अपनी पढ़ाई इन्होंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर से पूरी की। इसके बाद एमडी टाटा मेमोरियल सेंटर मुंबई से काफी सालों से, एक दशक से वो रेडिएशन ऑन्कोलॉजी के क्षेत्र में प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय जगह पे इन्होंने प्रैक्टिस की है और इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर स्टडी ऑन लंग कैंसर द्वारा हमारे साथ सर मौजूद हैं ब्रेन ट्यूमर के बारे में मेरे और आपके कुछ सवालों के जवाब देने का। सर, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपना समय लेके आज हमारे साथ इस इंटरव्यू में मौजूद है। शुरुआत करते हैं सर, हम बात करेंगे ब्रेन ट्यूमर के बारे में। इसके बारे में आप हमें कुछ समझाएं पहले, फिर हम आगे इसके सिम्टम्स और ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर मंगेश पाटिल। आज हम ब्रेन ट्यूमर के बारे में कुछ जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे और उसके बारे में अवेयरनेस, जागरूकता बढ़ाने के लिए इस वीडियो इंटरव्यू में कोशिश करेंगे। ब्रेन ट्यूमर यानी मस्तिष्क की गांठ, ये गांठ मस्तिष्क की गांठ के अनेक लक्षण होते हैं। कोई भी ब्रेन के जो नॉर्मल सेल्स होते हैं उसमें अगर बढ़ोतरी अनकंट्रोल तरीके से होती है तो ब्रेन ट्यूमर बनने की संभावना रहती है। सर, जब हम ब्रेन ट्यूमर के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले लोगों के मन में यही आता है कि शायद इस बीमारी का या इस इश्यू का कोई इलाज या कोई सॉल्यूशन नहीं है। मतलब एकदम नकारात्मक आलोचना में लोग चले जाते हैं। तो इस बारे में आप कुछ बताएं और फिर इस बीमारी के बारे में हम लोग बात करेंगे। आपने एकदम बिल्कुल सही बात कही है कि मुझे लगता है कि हमारी फिल्मों में जिस तरीके से ब्रेन ट्यूमर को या कैंसर को फिल्माया जाता है उसकी वजह से शायद ये नकारात्मक भूमिका हमारे मन में बनी हुई है, बट ऐसा नहीं है। ब्रेन ट्यूमर के कई अलग अलग प्रकार होते हैं, उसके अलग अलग ग्रेड्स होते हैं और उसकी सीवियरिटी भी अलग अलग होती है। एक रोचक तथ्य मैं आपको बताता हूँ। बच्चों में सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर जो होता है वो ब्रेन ट्यूमर्स ही होते हैं और उसमें सबसे खास बात यह है कि 80% ये जो ब्रेन ट्यूमर है जो बच्चों में होते हैं उसको पूरी तरीके से ठीक किया जा सकता है और वो बच्चे अपना आयु एक नॉर्मल इंसान की तरह पूरा आयु व्यतीत कर सकते हैं। सर, अभी जैसे ब्रेन ट्यूमर की अगर बात करें तो इसको पहचानने के लिए, क्योंकि बाहर से शायद हमें देखने के लिए कुछ दिखता नहीं है कि जैसे अगर आपके हाथ में मोच आ गई है या आपका पेट में कोई गड़बड़ है, ऐसे बाहर से दिखने के लिए कुछ नहीं होता। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या लक्षण हम देखते हैं सर? हाँ, सो ब्रेन ट्यूमर के जो लक्षण होते हैं वो जैसा कि सिर में दर्द होना, कुछ प्रकार के ब्रेन ट्यूमर जो होते हैं काफी एग्रेसिव होते हैं, उसमें तो हो सकता है कि 1-2 महीनों से सिर में दर्द हो रहा है और कभी कभार तो सालों से पेशेंट के सिर में दर्द होता है। एक मुख्य कंप्लेंट हो सकती है। दूसरा लक्षण ये हो सकता है कि उल्टी आना, चक्कर आना, जी मचलाना, या फिर ब्रेन के जिस हिस्से में ये ट्यूमर है, ये गांठ है, इसके हिसाब से अलग अलग लक्षण हमें दिख सकते हैं। जैसा कि ब्रेन का जो हिस्सा जिसमें हम याददाश्त रखते हैं उसमें अगर ट्यूमर है तो हमारी मेमोरी इंपैक्ट हो सकती है, हमारा सोशल बिहेवियर इंपैक्ट हो सकता है, कभी कभार ज्यादा चिड़चिड़ापन दिखता है। यदि अगर जो हमारी संवेदनाएं होती है, जैसा कि कभी दृष्टि में फर्क आ सकता है या सुनने की क्षमता में फर्क आ सकता है, हो सकता है कि पैरालिसिस या लकवा या शरीर के किसी अंग का कमजोर पड़ जाना, पैरालिसिस हो जाना, ये इसका एक लक्षण हो सकता है। चलने में दिक्कत होना, जो हमारा सेंस होता है बैलेंस का, बैलेंस चलते समय लड़खड़ा जाना, ऐसे अनेक प्रकार के लक्षण हम ब्रेन ट्यूमर में पा सकते हैं। और ये जो लक्षण है ये निर्भर करते हैं कि ट्यूमर कितना छोटा या कितना बड़ा है,
ब्रेन के किस हिस्से में ये ब्रेन ट्यूमर है, इसके हिसाब से ये लक्षण अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। सर अभी ब्रेन ट्यूमर जैसी जो बीमारी है, जो मतलब इतनी गंभीर बीमारी है, ये क्या किसी को भी हो सकती है सर, या फिर ऐसे कुछ जीवन शैली में हो सकता है, या फिर हमारे रोजमर्रा के खाने पीने में, रहने सहने में कुछ ऐसी चीजें हो सकती है जो इसका रिस्क होने के लिए बढ़ा देती है? अनफॉर्चुनेटली ब्रेन ट्यूमर के बारे में, जैसा कि हम जानते हैं ब्रेस्ट कैंसर या प्रोस्टेट कैंसर या कुछ तंबाकू से होने वाला मुंह का कैंसर, इस प्रकार के कैंसर में हमें तो कैंसर क्यों हो रहा है इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है और उसको प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास कुछ स्ट्रेटेजीज है। बट अनफॉर्चुनेटली ब्रेन ट्यूमर्स में ऐसा कोई एक कारण हम बता नहीं सकते जिसके कारण ब्रेन ट्यूमर हो रहा है। ये जेनेटिक होता है। जेनेटिक मतलब हेरिडिटरी नहीं, हेरिडिटरी एक आनुवंशिक एक अलग चीज है। जेनेटिक मतलब जो सेलुलर लेवल पे या सेल्स के डीएनए के लेवल्स पे जो चेंजेस होते हैं, म्यूटेशंस होते हैं, उसके कारण ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं। और इसके लिए कोई ऐसा कोई घटक हम ढूंढ नहीं पाए हैं जिसके कारण हम इसको प्रिवेंट कर सके। जी सर, अभी जब हमारे पास मतलब आइडेंटिफाई करने के लिए या फिर इस बीमारी को रोकने के लिए कोई ऑप्शन नहीं बच जाता, तो ऑब्वियसली दूसरा कदम होता है कि हम इसे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आइडेंटिफाई कर लें। तो ब्रेन ट्यूमर को जल्दी से आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास कौन से ऑप्शन रह जाते हैं? सो ब्रेन ट्यूमर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहली चीज कि पेशेंट को खुद को जागरूक रहना है, सतर्क रहना है। यदि जो मैंने लक्षण आपको बताए, हो सकता है कि ये सब लक्षण कैंसर के अलावा, मतलब ब्रेन ट्यूमर के अलावा बाकी सारी नॉर्मल बीमारियों में भी पाए जा सकते हैं। बट मुख्य मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है कि हमें अगर यदि ऐसे सिम्टम है तो जल्द से जल्दी डॉक्टर से कांटेक्ट करके हमें इसके बारे में बताना है। तो डॉक्टर इवेलुएट करेंगे कि ये चीज क्यों हो रही है, ये लक्षण क्यों है। और यदि अगर वो ब्रेन ट्यूमर है तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन जो जांच हम कर सकते हैं वो होता है एमआरआई। तो जाहिर सी बात है कि अगर यदि आपको कोई लक्षण है तो सीधे तौर पे कोई एमआरआई तो नहीं एडवाइस करेंगे। बट जब इन्वेस्टिगेशन किए जाते हैं तो उसमें ब्रेन ट्यूमर को डायग्नोस करने के लिए बहुत बार सीटी स्कैन पेशेंट का पहले होता है। यदि वो कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन है तो बेहतर रहता है, तो ट्यूमर दिखने में आसानी होती है। बट जब हम गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन की बात करेंगे ब्रेन ट्यूमर को डायग्नोस करने के लिए, तो एमआरआई ऑफ द ब्रेन विद कॉन्ट्रास्ट, मतलब ब्रेन का एमआरआई कॉन्ट्रास्ट के साथ, वो एक मुख्य इन्वेस्टिगेशन है जिसके कारण हम ब्रेन ट्यूमर का पता लगा सकते हैं। जी जी सर, अभी इस बीमारी के लिए क्या कोई उम्र है या फिर किसी भी उम्र के लोगों को ये बीमारी हो सकती है? हाँ, जैसा कि मैंने पहले बताया कि ब्रेन ट्यूमर के काफी अलग अलग विभिन्न प्रकार होते हैं। बच्चों में पाए जाने वाले, जैसा मैंने बताया कि वो हाईली क्यूरेबल होते हैं, तो वो एक विशिष्ट प्रकार के ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं। उसका एक WHO द्वारा एक क्लासिफिकेशन बनाया गया है जिसमें कि उसको वर्गीकरण किया जाता है ब्रेन ट्यूमर्स का, और अलग अलग गटों में इसके अलग अलग प्रकार पाए जाते हैं। एज ग्रुप में, अलग अलग एज ग्रुप में इसके अलग अलग प्रकार पाए जाते हैं। सर अभी आपने बताया कि ब्रेन ट्यूमर के कई डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो इनमें से कुछ जो काफी प्रिवलेंट है, जो आमतौर पे पाए जाते हैं, इनके बारे में आप हमें कुछ बता सकें? हाँ, तो जैसा कि ग्लायोब्लास्टोमा, जैसा कि हमने पहले शुरुआत की थी कि ब्रेन ट्यूमर के बारे में काफी नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी थिंकिंग में है। उसका मुख्य कारण है कि अडल्ट्स में, मतलब 15-20 साल की आयु के बाद की जो पॉपुलेशन होता है, उनमें मुख्यत्वे पाए जाने वाला जो कैंसर ब्रेन का ट्यूमर होता है उसे ग्लायोब्लास्टोमा हम कहते हैं। वो ग्रेड 4 का ट्यूमर होता है। अब ब्रेन ट्यूमर में 4 प्रकार के ग्रेड होते हैं। ब्रेन ट्यूमर में स्टेजिंग नहीं पाया जाता है, बट उसे हम ग्रेडिंग कहते हैं। बाकी कैंसर्स में हम स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 ऐसा ग्रेडिंग करते हैं, मतलब वर्गीकरण करते हैं। बट ब्रेन ट्यूमर में ग्रेडिंग्स किए जाते हैं। तो ग्लायोब्लास्टोमा एक ग्रेड 4 का ट्यूमर होता है, काफी एग्रेसिव होता है। वो मोस्ट कॉमन ब्रेन ट्यूमर्स अडल्ट्स में हम बोल सकते हैं।
बच्चों में मेडुलोब्लास्टोमा नाम का एक ब्रेन ट्यूमर होता है, जो कि वो भी काफी एग्रेसिव रहता है, बट अगर हम सही इलाज करते हैं तो वो हाईली क्यूरेबल भी है। ओके। इसके अलावा कुछ पिट्यूटरी के ट्यूमर्स होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड के ट्यूमर होते हैं। हो सकता है कि कुछ जेनेटिक चेंजेस की वजह से एम्ब्रियोनल ट्यूमर्स पाए जा सकते हैं। मोस्ट कॉमनली हम ग्लायोमास, मतलब ब्रेन के जो सेल्स होते हैं, ग्लायल सेल्स होते हैं, उसको हम ग्लायोमास बोलते हैं। तो उसके भी ग्रेड 1 to 4 स्टेजिंग होता है, और ग्लायोब्लास्टोमा वो ग्लायोमा का ही हाईएस्ट, मतलब मोस्ट एग्रेसिव फॉर्म हम बोल सकते हैं। इसके अलावा ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा नाम का ब्रेन ट्यूमर होता है कि वो ब्रेन के ओलिगोडेंड्रोग्लायल सेल्स की वजह से बनता है। कुछ हम जो सुनने की नसें होती है, वेस्टिबुलर नर्व, हम वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व जो होती है, क्रेनियल नर्व, उसका ट्यूमर को हम श्वानोमा बोलते हैं, जिसमें के कारण सुनाई देने में तकलीफ हो सकती है। कभी कभार जो ऑप्टिक नर्व होते हैं, जो देखने की नसें होती है, ऑप्टिक नर्व, उनमें यदि अगर ट्यूमर बनता है, जो यूजुअली ग्लायोमा होता है, तो उसमें ऑप्टिक पाथवे ग्लायोमा हम बोलते हैं, जिसमें कि देखने में तकलीफ हो सकती है। इस तरीके के जब हम ब्रेन ट्यूमर की बात करते हैं, तब स्पाइनल कॉर्ड जो ब्रेन का ही कंटिन्यूएशन होता है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी तक नीचे जाता है, उसमें भी अलग अलग प्रकार के ट्यूमर्स मिलते हैं। एक मेनिंजोमा नाम का एक ब्रेन ट्यूमर होता है, जो कि मोस्टली लो ग्रेड का हम पाया जाता है, जो कि कंप्लीटली क्योर किया जा सकता है। तो इस प्रकार के अलग अलग ब्रेन ट्यूमर्स, काफी एक्सटेंसिव उसका क्लासिफिकेशन है। तो इस प्रकार के ब्रेन ट्यूमर्स हम देख सकते हैं। अभी आपने बताया कि जो ट्रीटमेंट की प्रक्रिया है, पहले स्टेजिंग या ग्रेडिंग से शुरू होती है। तो एक बार कैंसर या फिर ब्रेन ट्यूमर को ग्रेड या आपने स्टेज कर लिया, तो इसके बाद ट्रीटमेंट की प्रक्रिया किस प्रकार की? हाँ, तो जब भी मैंने बताया था कि ब्रेन ट्यूमर को जानने के लिए हमें एमआरआई करना जरूरी है, तो उसके साथ साथ ही जो ब्रेन ट्यूमर का डायग्नोसिस होता है, वो रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी दोनों का कॉम्बिनेशन से हमें मिलता है। बाकी हम अगर ट्यूमर देखते हैं बॉडी में, तो मोस्टली वो पैथोलॉजिकल डायग्नोसिस होता है। कि पैथोलॉजिकल डायग्नोसिस मतलब कि जो भी भाग का ट्यूमर है, वो ट्यूमर का एक टुकड़ा निकाल के या पूरा ट्यूमर निकाल के उसको माइक्रोस्कोप के नीचे पैथोलॉजिस्ट चेक करते हैं, और उसके अंदर जो लक्षण दिखते हैं, जो सेल्स दिखते हैं, उसके हिसाब से उसका हिस्टोलॉजी पता चलता है और कैंसर का डायग्नोसिस होता है। बट कई बार ब्रेन ट्यूमर्स के बारे में हम सिर्फ पैथोलॉजी पे निर्भर नहीं रहते हैं, तो एमआरआई जो हमने इन्वेस्टिगेशन, जांच, इमेजिंग टेक्निक है, उससे प्लस पैथोलॉजिस्ट से माइक्रोस्कोप के अंदर ट्यूमर को देख के उसका जो स्वरूप है, वो दोनों का कॉम्बिनेशन हम इस्तेमाल करते हैं ब्रेन ट्यूमर का डायग्नोसिस करने के लिए। तो कई बार पैथोलॉजी में हमें पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, कई बार हमें रेडियोलॉजी में, मतलब एमआरआई में पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, तो हमें दोनों का कॉम्बिनेशन करके एक बेस्ट पॉसिबल डायग्नोसिस देना होता है। तो ये एक अनयूजुअल बात है ब्रेन ट्यूमर के बारे में, जिसमें कि हमें इमेजिंग और पैथोलॉजी दोनों पे निर्भर रहना जरूरी होता है। अभी एमआरआई में भी काफी अलग अलग सीक्वेंसेस होते हैं, जैसे हमने प्लेन और कॉन्ट्रास्ट तो बताया, बट स्पेक्ट्रोस्कोपी और परफ्यूजन का भी हम इस्तेमाल करते हैं देखने के लिए कि ये किस प्रकार का ब्रेन ट्यूमर हो सकता है। क्योंकि बहुत बार ब्रेन ट्यूमर ब्रेन के ऐसे हिस्से में पाए जाते हैं कि जहां से बायोप्सी या ऑपरेशन करके टुकड़ा निकालना या पूरा ब्रेन ट्यूमर निकालना संभव नहीं होता है। तो ऐसे समय रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन जैसे कि एमआरआई पे हमारा डायग्नोसिस निर्भर करता है। इसलिए ब्रेन ट्यूमर का डायग्नोसिस जो है, हम रेडियो पैथोलॉजिकल डायग्नोसिस उसे बोलते हैं। सर, अभी जैसे कि ट्रीटमेंट की हम बात करते हैं, तो सर्जरी का भी एक बड़ा इसमें महत्वपूर्ण रोल होता है, और काफी लोग सर्जरी के नाम से ही किसी भी प्रकार की सर्जरी हो डरते हैं, और खास करके जब हम ब्रेन की सर्जरी करें तब और ज्यादा उनका डर बन जाता है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि सर्जरी का कितना रोल आज की तारीख में ब्रेन ट्यूमर के इलाज में रह गया? सर्जरी का एक महत्वपूर्ण रोल है ब्रेन कैंसर के डायग्नोसिस में भी और ट्रीटमेंट में भी।
मैंने पहले बताया कि अगर हमें पैथोलॉजी में माइक्रोस्कोप के नीचे ये अगर ट्यूमर देखना है तो सबसे पहले उसको ब्रेन से बाहर निकलना जरूरी है, जिसके लिए हमें ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती है। और कई बार हम ऑपरेशन में कई हो सके जितना ट्यूमर निकल सकता है बिना शरीर को डैमेज किए हुए, ब्रेन को डैमेज किए हुए, क्योंकि हम जानते हैं कि ब्रेन एक नाजुक अंग है, उसमें अगर नॉर्मल ब्रेन को अगर डैमेज होता है तो साइड इफेक्ट आ सकते हैं, इसलिए उसमें एक डर की भावना होती है ऑपरेशन में। तो मोस्ट कॉमनली जो हम पहले तो रेडियोलॉजिकली उसको देख लेते हैं कि ये कौन से ग्रेड का ट्यूमर हो सकता है, कौन से प्रकार का ट्यूमर हो सकता है, और उसके हिसाब से सर्जरी का प्लानिंग किया जाता है। सर्जरी के प्लानिंग में एक मुख्य चीज होती है कि ये ब्रेन के किस हिस्से में ये ट्यूमर फंसा हुआ है। तो यदि अगर ब्रेन के ऐसे हिस्से में ये ट्यूमर है जहां पे ऑपरेशन करने से ज्यादा नुकसान हो सकता है, वहां पे हम बायोप्सी का कोशिश करते हैं। और आजकल तो स्टीरियोटैक्टिक बायोप्सी भी अवेलेबल है, जिसमें कि एक स्पेशल गाइडेंस सर्जन को होता है कि ब्रेन के किस हिस्से में कम से कम नुकसान करके जो ट्यूमर वहां पे है वहां से हम बायोप्सी ले सकते हैं। जी। ये हो गया कि डिफिकल्ट टू डायग्नोज ट्यूमर्स के बारे में, या ब्रेन के ऐसे हिस्से में जो ट्यूमर्स है जिसमें कि हमें तकलीफ हो सकती है या डिफिकल्टी हो सकती है वहां पे पहुंचने में, वहां से उसको निकालने में। बट मोस्ट कॉमनली जो जैसा मैंने बताया ग्लायोब्लास्टोमा एक मोस्ट कॉमन ट्यूमर है जिसमें कि हम मैक्सिमल सेफ रिसेक्शन इस सर्जरी का इस्तेमाल करते हैं, कि सर्जन कोशिश करते हैं कि नॉर्मल ब्रेन को कम से कम डैमेज करते हुए ज्यादा से ज्यादा ट्यूमर हम शरीर के बाहर निकाल सके। अभी होता है ऐसा, कैंसर सर्जरी का एक बेसिक प्रिंसिपल होता है, जैसा कि ब्रेस्ट कैंसर हो गया, शरीर के कोई और अंग में अगर कैंसर है तो उसे हम ट्यूमर और साथ ही साथ उसका कुछ मार्जिन 1 या 2 सेंटीमीटर का मार्जिन लेके वो ट्यूमर, मार्जिन मतलब नॉर्मल टिश्यू भी 1-2 सेंटीमीटर का आजू बाजू का हम निकालते हैं, एक्सीजन करते हैं। बट ब्रेन ट्यूमर में ये करना संभव नहीं होता है, इसलिए नॉर्मल ब्रेन का मार्जिन हम इसमें नहीं लेते हैं, जितना हो सके उतना ट्यूमर निकालते हैं बाकी ब्रेन को डैमेज किए बगैर। और जब ये स्पेसिमन पूरा ट्यूमर या फिर बायोप्सी जब पैथोलॉजिस्ट माइक्रोस्कोप के अंदर प्रोसेसिंग के बाद चेक करते हैं तो वो ब्रेन ट्यूमर का सटीक डायग्नोसिस होता है। और ये जो हम सर्जरी कर रहे हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये सर्जरी क्यूरेटिव इंटेंट से ही करते हैं, ताकि जितना ट्यूमर हो सके बाहर निकाला जाए और पेशेंट को क्यूर किया जा सके, उसको राहत मिल सके। सर, अभी हम आते हैं आजकल की तारीख में जो मॉडर्न एडवांसमेंट्स हैं या फिर मॉडर्न जो टेक्निक्स आए हैं जिसके आप विशेषज्ञ हैं ब्रेन ट्यूमर के ट्रीटमेंट के बारे में। तो आजकल की तारीख में सर सर्जरी के अलावा जैसे अभी आप एक्सप्लेन कर रहे थे, इन टेक्निक्स का आप थोड़ा खुलासा करें तो दर्शकों के लिए अच्छा रहेगा। हाँ, तो पहले तो हम बात करते कि ब्रेन ट्यूमर का ट्रीटमेंट में हमने सिर्फ सर्जरी की बात की थी। ब्रेन ट्यूमर का ट्रीटमेंट में एक इंपॉर्टेंट चीज होता है रेडियोथेरेपी, जो कि सालों से सदियों से इसका एक मुख्य इलाज है। तो सर्जरी में हम जानते हैं कि पूरा ट्यूमर निकालना तो संभव नहीं है, या यदि संभव होता भी है तो कैंसर सेल्स इतने सूक्ष्म होते हैं जो कि आंखों से हम देख भी नहीं सकते हैं। तो जहां पे ऑपरेशन हुआ है, जहां से हमने ब्रेन के जिस हिस्से से ट्यूमर निकाला है, वहां पे कुछ ये माइक्रोस्कोपिक सेल्स रहने की गुंजाइश होती है, या कभी कभी जो लोकेशन है जहां से सर्जरी मुश्किल है, ऐसे लोकेशन में ट्यूमर का कुछ हिस्सा बचा हुआ रहता है। तो ऐसे कंडीशन में हमें इसका रेडिएशन से इलाज करना जरूरी है। अब रेडिएशन का इलाज क्या है? रेडिएशन का इलाज मतलब जो हम छाती का एक्सरे निकालते हैं वैसे ही एक्सरे होते हैं, बट ये थेरापेटिक एक्सरे होते हैं। इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस हम इस्तेमाल करते हैं एक्सरे बनाने के लिए, ये मेगा वोल्टेज होता है। तो ये हम ऐसे सिंपल भाषा में ये बोल सकते हैं कि नॉर्मल एक्सरे से 1000 या 10,000 गुना ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। ये एक्सरे जो होते हैं वो कैंसर सेल्स के डीएनए को डैमेज करते हैं, और डीएनए को डैमेज करने की वजह से कैंसर सेल्स का रेट ऑफ ग्रोथ, जो बढ़ने की क्षमता होती है, कम हो जाती है या खत्म हो जाती है। और इस प्रकार वो जो कैंसर सेल्स है या बचा हुआ ट्यूमर है, इसको नष्ट किया जा सकता है रेडिएशन थेरेपी की वजह से। तो रेडिएशन थेरेपी एक इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट एस्पेक्ट है ब्रेन ट्यूमर्स के लिए, ताकि
ये ब्रेन ट्यूमर अगर सर्जरी के बाद बहुत सारे जो हाई ग्रेड के ट्यूमर्स होते हैं, यूजुअली ग्रेड 3 और ग्रेड 4 के ट्यूमर और कुछ ग्रेड 2 के भी ट्यूमर्स, जिसमें कि रेडिएशन की जरूरी होती है ताकि जो सर्जरी हुई है उसके बाद ये ट्यूमर वापस ना आए और पेशेंट का आयु, शरीर से ट्यूमर पूरी तरीके से खत्म हो जाए और पेशेंट का आयु बढ़ जाए, और जो हम आयु बढ़ा रहे हैं उसकी क्वालिटी भी अच्छी रहे जी। तो ये हो गया सर्जरी और रेडिएशन। कभी कभार कुछ पेशेंट्स में रेडिएशन के साथ साथ कीमोथेरेपी देने की भी जरूरत होती है, जो कि रेडिएशन का असर बढ़ाने में काम करता है। अभी कुछ प्रकार के ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं जिसमें कि हम पहले कीमोथेरेपी करके उसको कम करते हैं या नष्ट करते हैं और बाद में सर्जरी और रेडिएशन करते हैं। तो ऐसे भी, बट ऐसे ट्यूमर्स का प्रमाण काफी कम है। बट जैसा कि लिम्फोमा जो ब्रेन का एक ट्यूमर होता है, या कुछ बच्चों में पाए जाने वाले जर्म सेल ट्यूमर्स होते हैं, उसमें हम कीमोथेरेपी पहले करते हैं और बाद में सर्जरी या रेडिएशन करते हैं। जी सर, अभी जैसे अभी आपने एक बात की कि जो रिलैप्स का आपने जिक्र किया कि फिर से न हो, तो आजकल की तारीख में सर कितने चांसेस रह जाते हैं एक मरीज का ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद फिर से इस बीमारी का रिलैप्स? हाँ, ये तो निर्भर करता है कि ट्यूमर का ग्रेड क्या था, कितना हायर ग्रेड का या लोअर ग्रेड का ट्यूमर है, उसका टाइप कौन सा है, पेशेंट की जनरल कंडीशन कैसी है कि वो ट्रीटमेंट टॉलरेट कर पाया कि नहीं कर पाया, सर्जरी में हम कितना प्रभावी तरीके से ट्यूमर निकाल पाए या रेडिएशन से इसको कितना अच्छी तरीके से टारगेट कर पाए। तो ये सब चीजों के कॉम्बिनेशन से हमें पता चलता है कि ये ब्रेन ट्यूमर का रिलैप्स होने के चांसेस कितने हैं। मेनली तो ये कैंसर की बायोलॉजी, मतलब ट्यूमर सेल की हिस्टोलॉजी और उसके टाइप पे ही डिपेंड करता है कि इसको वापस आने की संभावना क्या है। जी। हम बात कर रहे थे कि मॉडर्न रेडिएशन टेक्निक्स, तो जैसा कि हमने समझा कि सर्जरी, रेडिएशन और कभी कुछ केसेस में कीमोथेरेपी, ये इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट एस्पेक्ट है। तो अभी हम देखेंगे कि ये तीनों में कौन से मॉडर्न ट्रीटमेंट टेक्निक्स अवेलेबल है कि जिससे हम ये ट्रीटमेंट काफी प्रभावशाली कर सके। जैसा सर्जरी का हमने बताया कि बायोप्सी के लिए स्टीरियोटैक्टिक बायोप्सी आजकल पॉसिबल है, जिसमें कि ब्रेन के जिस हिस्से में वो ट्यूमर है उसका सटीक पता लगाते हुए, ब्रेन को मिनिमम डैमेज करते हुए हम बायोप्सी ले सकते हैं। उसी प्रकार ब्रेन का सर्जरी के लिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है ताकि ब्रेन का नॉर्मल टिश्यू और ट्यूमर टिश्यू दोनों में डिफरेंशिएट करने में सर्जन को आसानी हो और काफी अच्छे तरीके से, सटीक तरीके से ट्यूमर बॉडी के बाहर में सर्जन निकाल पाए। कभी कभार ट्यूमर को अलग तरीके से देखने के लिए इंट्रा ऑपरेटिव अल्ट्रासाउंड या इंट्रा ऑपरेटिव, मतलब ऑपरेशन के दरमियान ही सोनोग्राफी की जाती है, ऑपरेशन के दरमियान ही एमआरआई किया जाता है देखने के लिए कि ट्यूमर का भाग कौन सा है, नॉर्मल ब्रेन का भाग कौन सा है, और उसको अच्छे तरीके से शरीर के बाहर निकालने के लिए। कभी कभार इंट्रा ऑपरेटिव एक डाई शरीर में डाला जाता है ताकि ट्यूमर सेल्स अलग रंग के दिखे, नॉर्मल टिश्यू अलग रंग का दिखे और सर्जन को वो ट्यूमर बाहर निकालने में आसानी हो, सर्जरी प्रभावी हो। इसी प्रकार हम रेडिएशन की बात करते हैं। जैसा मैंने बताया, रेडिएशन एक सदियों से चलता आया हुआ ब्रेन ट्यूमर का मुख्य इलाज है। इसमें अभी कुछ मॉडर्न टेक्निक्स अवेलेबल है। जैसा हम अभी पहले जो था रेडिएशन का प्लानिंग एक्सरे पे होता था, अभी हम सिटी स्कैन बेस्ड प्लानिंग करते हैं और जो हमने एमआरआई किया है ऑपरेशन से पहले और ऑपरेशन के बाद, उसको सिटी स्कैन से फ्यूज करते हैं हमारे ट्रीटमेंट प्लानिंग स्टेशन में। सबसे पहले रेडिएशन के लिए पेशेंट का एक साचा बनाया जाता है, हम ऑर्फिड बोलते हैं, मास्क बोलते हैं, ताकि ड्यूरिंग रेडिएशन पेशेंट हिले ना। और जब हम उसका सिटी स्कैन और एमआरआई का इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हैं ट्यूमर का ड्राइंग करने के लिए, और जो हमें नॉर्मल टिश्यू बचाना है उसका ड्राइंग करने के लिए, जिसे हम कॉन्टूरिंग बोलते हैं, ताकि ये जो रेडिएशन का प्लानिंग होता है ये काफी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इसमें है, जिसमें कि हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, सिटी स्कैन, एमआरआई का इस्तेमाल करते हैं ट्यूमर को डिफाइन करने में। उसे हम ट्यूमर का डिफिनेशन करने के बाद नॉर्मल सेल्स का डिफिनेशन उसमें ड्राइंग करके हम सिस्टम को बताते हैं कि आपको ये ट्यूमर को ज्यादा से ज्यादा डोज देना है और जो नॉर्मल टिश्यू है उसको बचाने की कोशिश करना है। तो फिर रीइटरेटिव एल्गोरिथम के जरिए
प्लानिंग होता है जिसे हम इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड रेडियोथेरेपी, जो नई टेक्निक है रेडिएशन प्लानिंग के लिए, इसका इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कि हम ट्यूमर डेफिनेशन के लिए जो ट्यूमर हमें सीटी स्कैन या एमआरआई पे दिख रहा है उसका इस्तेमाल करते हैं, और साथ ही साथ जो आजू बाजू का एरिया है जहाँ पे ट्यूमर की वजह से सूजन होती है या कैंसर सेल्स वहां पे रहने की संभावना होती है, उसको भी हम हमारे टारगेट में इंक्लूड करते हैं, ताकि हम वहां ज्यादा से ज्यादा डोज देकर वो कैंसर सेल्स को खत्म कर सके। तो ये आईएमआरटी के बारे में हमने बताया, जो कि प्लानिंग टेक्निक है। अब हम प्लानिंग यदि अगर सटीक करते हैं तो वो प्लानिंग को एक्चुअल डिलीवरी जब पेशेंट में होता है, सो लीनियर एक्सेलरेटर ऐसा एक मशीन होता है जिसमें हम रेडिएशन का ट्रीटमेंट करते हैं, जिसमें कि पेशेंट को मास्क लगा के काउच पे सोना होता है, और फिर मशीन के गैंट्री से जो एक्सरेज निकलते हैं उसका ट्यूमर का इलाज करने के लिए। तो उसमें हम इमेज गाइडेड रेडियोथेरेपी का इस्तेमाल करते हैं। अभी इमेज गाइडेड रेडियोथेरेपी मतलब मशीन पे ही हम पेशेंट का सीटी स्कैन करते हैं। तो जो सीटी स्कैन हमने सिमुलेशन के लिए मतलब प्लानिंग के लिए यूज किया था, उसको हम रोज का जो रेडिएशन का ट्रीटमेंट होता है उसमें सीटी स्कैन लेकर वो दोनों को फ्यूज करके पता लगाते हैं कि हम सटीक इलाज कर रहे हैं। तो आईटीआरटी ये जो ट्रीटमेंट डिलीवरी टेक्निक है, हम इससे कैंसर का जो रेडिएशन का इलाज है हम एक्यूरेट तरीके से कर सकते हैं। अभी रेडिएशन के बारे में हम बताना चाहेंगे कि रेडिएशन जो है, एक कन्वेंशनल रेडिएशन जो है, ये 6 से 7 सप्ताह का रेडिएशन का इलाज होता है। सोमवार से शुक्रवार रोज ये इलाज होता है, शनिवार रविवार छुट्टी रहती है। तो सप्ताह में 5 दिन ये रेडिएशन का इलाज होता है, जिसमें कि टिपिकली एक रेडिएशन का सेशन 4 से 5 मिनट का होता है, और ये ओपीडी बेसिस पे ट्रीटमेंट होता है। ये जो एक्सरेज होते हैं जो रेडिएशन के दरमियान निकलते हैं, इसमें ये आंखों से हम देख नहीं सकते हैं, ना ही जब ये रेडिएशन शरीर में जाते हैं तो दर्द होता है, पेशेंट को कुछ दर्द नहीं होता है। इसमें ये नॉन इन्वेजिव टेक्निक है, इसमें हमें कोई काट छाट नहीं करनी है, इसमें ना खून निकलता है, ना एनेस्थीसिया की जरूरत पड़ती है। तो बेसिकली ओपीडी बेसिस की ट्रीटमेंट है, जिसमें कि पेशेंट को सिर्फ 10 मिनट के लिए हॉस्पिटल में आना है, रेडिएशन लेके घर जाना है। और ये सेशंस जो है सप्ताह में 5 दिन, ऐसे 6 से 7 सप्ताह के सेशंस लग सकते हैं। तो ये हो गया कन्वेंशनल रेडिएशन, जिसमें कि हम 6 से 7 सप्ताह का हम रेडिएशन करते हैं। कुछ प्रकार के जो ट्यूमर्स होते हैं, ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं, जो कि अगर साइज में कम है, तो हम उसमें स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी, जो कि रेडिएशन टेक्निक है, भले ही नाम उसका सर्जरी है, ऐसा उसका नाम क्यों है उसके बारे में बताते हैं। तो सिंगल सेशन का रेडिएशन होता है। तो एक ही दिन में, जैसा कि सर्जरी में हम 2-3 घंटा में सर्जरी करके पेशेंट का ट्रीटमेंट हो जाता है, वैसे ही ये सिंगल फ्रैक्शन का मतलब सिंगल सेटिंग का रेडिएशन होता है, जिसे हम स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी करते हैं, जिसमें कि जो छोटे प्रकार के ट्यूमर होते हैं, जो छोटे ट्यूमर होते हैं ब्रेन के, उसका हम 6 से 7 सप्ताह का रेडिएशन का ट्रीटमेंट न करते हुए सिंगल सेटिंग का रेडिएशन करते हैं। तो ब्रेन के ऐसे हिस्सों के ट्यूमर, जैसे मैंने पहले बताया कि जहां पे सर्जन को ऑपरेशन करना मुश्किल है, वहां पे अगर ऑपरेशन करते हैं तो डैमेज ज्यादा हो सकता है, ऐसे ब्रेन ट्यूमर्स में हम स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी का इस्तेमाल कर सकते हैं या करते हैं, जिससे कि सिंगल सेटिंग ऑफ रेडिएशन में, मतलब एक ही दिन में, बजाय 6 या 7 सप्ताह का रेडिएशन का इलाज होता है, उसके बजाय ये सिंगल सेटिंग का हम रेडिएशन करते हैं। इसमें काफी एक्यूरेट रेडिएशन प्लानिंग और काफी एडवांस फिजिक्स इस्तेमाल होता है, ताकि ब्रेन का जो ट्यूमर है, जो स्मॉल ट्यूमर हम बात कर रहे हैं जिसमें हम रेडियो सर्जरी करते हैं, तो यूजुअल डोज ऑफ रेडिएशन जो होता है 2 ग्रे 1.8 टू 2 ग्रे पर डे या पर फ्रैक्शन हम देते हैं। इसमें हम 15 ग्रे से लेकर 25 ग्रे का रेडिएशन सिर्फ एक ही सेटिंग में, मतलब एक ही सिंगल सेशन में देते हैं, जिसके कारण ट्यूमर पे काफी बुरा प्रभाव पड़ता है और उसको पूरी तरीके से मिटाने में काफी मदद मिलती है। या फिर अगर सिंगल सेशन का रेडिएशन करना संभव नहीं है, थोड़ा बड़ा ट्यूमर है, तो हम स्टीरियोटैक्टिक रेडियोथेरेपी उसे हम बोलते हैं, जिसमें कि स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी मतलब सिंगल सेशन का, और स्टीरियोटैक्टिक रेडियोथेरेपी मतलब 3 से 5 सेशन का ये इलाज होता है, जिसमें भी काफी ज्यादा 5 से 8 ग्रे का रेडिएशन हम सिंगल सेटिंग में करते हैं, और ऐसे 3 या 5 सेटिंग में पेशेंट का इलाज खत्म हो जाता है। तो स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी मतलब ऐसा इलाज, ऐसा रेडिएशन का इलाज जिसमें सर्जरी की ही तरह हम ब्रेन ट्यूमर को
पूरी तरीके से सिंगल सेशन में नष्ट करते हैं। ठीक। ये हो गया रेडिएशन सर, के अभी मॉडर्न एडवांसमेंट के बारे में। इसी प्रकार एमआरआई में मैंने बताया कि उसमें कुछ मॉडर्न एडवांसमेंट है, जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपी और परफ्यूजन सीक्वेंसेस, जिससे कि हमें वो ब्रेन ट्यूमर का डायग्नोसिस करने में काफी आसानी होती है। और उसी प्रकार पैथोलॉजी में भी कुछ मॉडर्न एडवांसमेंट्स अवेलेबल है, जो हम मॉलिक्यूलर टेस्टिंग, पहले तो सिंपल मॉर्फोलॉजी के, मतलब जो माइक्रोस्कोप के अंदर ट्यूमर के जो लक्षण दिख रहे हैं, मॉर्फोलॉजी दिख रहा है, उससे हम ट्यूमर्स का ग्रेडिंग करते थे और स्टेजिंग करते थे। बट अभी हमारे पास कुछ मॉलिक्यूलर टेस्टिंग्स अवेलेबल है, जिसके सहायता से हम ट्यूमर के जो जीन्स है, जो डीएनए है, उसका एनालिसिस करके हम एक्यूरेट स्टेजिंग कर सकते हैं, एक्यूरेट ग्रेडिंग कर सकते हैं और प्रोग्नोसिस भी कर सकते हैं कि कुछ प्रकार के टेस्ट, जैसा एमजीएमटी मिथाइलेशन टेस्टिंग है, जिससे हमें पता चलता है कि इस ट्यूमर में रेडिएशन और कीमोथेरेपी कितना प्रभावी रहेगा। अगर वो एमजीएमटी मिथाइलेशन पॉजिटिव है तो जेबीएम में इसे किया जाता है, ग्लायोब्लास्टोमा में ट्यूमर में किया जाता है, जिसमें कि हम पता लगा सकते हैं कि अगर वो एमजीएमटी मिथाइलेशन पॉजिटिव है तो पेशेंट को एक हम अच्छी खबर दे सकते हैं कि उनका आयु काफी अच्छा रहने वाला है। तो ये अलग अलग प्रकार के मॉडर्न एडवांसमेंट, ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस दोनों में अवेलेबल है, जिसकी वजह से हम ब्रेन ट्यूमर का सटीक इलाज कर सकते हैं, उसे पूरी तरीके से क्लियर करने की कोशिश कर सकते हैं। सर, इन माध्यमों से जब ट्रीटमेंट होता है सर, तो ट्रीटमेंट होने के पश्चात एक मरीज को किस प्रकार का केयर और किस प्रकार का प्रिकॉशन लेना पड़ता है, ताकि आगे की जो उनकी जिंदगी है वो बिना किसी प्रॉब्लम या बिना किसी रिलैप्स के गुजरे? हाँ, तो जैसा कि एक ब्रेन ट्यूमर्स के लिए हम एक स्ट्रिक्ट फॉलोअप प्रोटोकॉल रखते हैं, जो कि अलग अलग ट्यूमर के हिसाब से अलग अलग होता है। जैसा कि अगर बेनाइन ट्यूमर है तो उसे हमें 6 महीने में या 1 साल में पेशेंट को, मरीज को बुला के उसके लक्षणों के बारे में पूछ सकते हैं, और उसका बाद में सीटी स्कैन या मेनली एमआरआई करके हम पता लगा सकते हैं कि ट्यूमर में कितना प्रभावी इलाज हुआ है, ट्यूमर पूरी तरीके से गायब हुआ है या नहीं हुआ है। यदि अगर गायब नहीं हुआ है तो वो मृतावस्था में है कि जागरूक अवस्था में है, उसका भी हम पता लगा सकते हैं। वो बढ़ रहा है, किस गति से बढ़ रहा है, या स्टेबल है। तो बेसिकली हम इमेजिंग इन्वेस्टिगेशन से और क्लिनिकल एग्जामिनेशन से पता लगाते हैं कि ब्रेन ट्यूमर जो है पूरी तरीके से कंट्रोल में है या कंट्रोल में नहीं है। तो अलग अलग, फॉर एग्जांपल ग्लायोब्लास्टोमा जो ट्यूमर होता है, हाईली एग्रेसिव होता है, जिसमें कि हमें पेशेंट को पहले तो रेडिएशन के बाद पहले महीने में, 1 महीने बाद ही स्कैन करके देखते हैं कि कितना प्रभावी इलाज हुआ है, और 3-3 महीने में हमें एमआरआई और क्लिनिकल एग्जामिनेशन, मतलब पेशेंट का चेकअप करके पता लगाना होता है कि पेशेंट का बीमारी कंट्रोल में है, पूरी तरीके से क्लियर हुआ है या कंट्रोल में नहीं है, या उसे हम, एक तो वो स्टेबल डिसीज रह सकता है या फिर प्रोग्रेशन, मतलब वो बीमारी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है। तो हर एक ब्रेन ट्यूमर के पेशेंट को ये स्ट्रिक्ट फॉलोअप प्रोटोकॉल फॉलो करना होता है, जिसमें कि सर्जन डॉक्टर, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी डॉक्टर पेशेंट को फॉलोअप करते हैं एक डेफिनेट इंटरवल में, उसके ब्रेन ट्यूमर के ग्रेडिंग या स्टेजिंग के हिसाब से, ताकि हम पेशेंट की जो अवस्था है उसको निगरानी में रख सके, ट्यूमर को कंट्रोल में रख सके। ये फॉलोअप प्रोटोकॉल का एक मेन फायदा ऐसा होता है कि यदि अगर मान लीजिए बीमारी बढ़ रही है तो हम उसका जल्दी डायग्नोसिस करके उसको फिर से ट्रीटमेंट करके, प्रभावी ट्रीटमेंट करके उसको पूरी तरीके से कंट्रोल में रख सके। सर, मेरा आखिरी सवाल ये होगा कि आज की तारीख में अमेरिकन ऑन्कोलॉजी इंस्टीट्यूट में जो सब हमने अभी तक बात की, इनमें से किस टाइप के टेक्निक्स हो सकते हैं, या फिर जो मशीनरी या इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, क्या हमारे पास आज की तारीख में अवेलेबल है मरीजों के लिए और उनके ट्रीटमेंट के? मरीजों के लिए एक बेहद अच्छी बात है कि आज के तारीख में नागपुर शहर में अमेरिकन ऑन्कोलॉजी इंस्टीट्यूट में ये सारे एडवांसमेंट, जो टेक्निकल एडवांसमेंट्स है और क्लिनिकल एक्सपर्टाइज है, वो सब अवेलेबल है, ताकि जैसे मैंने बताया कि ये ब्रेन ट्यूमर का जो सटीक इलाज, एक्यूरेट इलाज हम ये एडवांस टेक्निक से और क्लिनिकल एक्सपर्टाइज से कर सकते हैं। सर, मेरा एक और आखिरी सवाल होगा कि जो अब तक हम सुनते आए हैं, जो सब एडवांसमेंट्स
ब्रेन ट्यूमर के क्षेत्र में हुए हैं। तो सर इन सब से रोगी के लिए सबसे लाभदायक बात क्या हुई है? मतलब ऐसा हुआ है कि आज की तारीख में ट्रीटमेंट ज्यादा आसान हो गया है, या फिर खर्चा कम हो गया है, या टाइम कम पड़ता है? तो किस तरह से ये सारे एडवांसमेंट्स का जो एडवांटेज मरीज के लिए है, ये आप बता सके तो इसके बाद हम समाप्त करें। काफी अच्छा सवाल है। मतलब अभी मैं काफी सालों से कैंसर का इलाज देखते आ रहा हूँ और मरीजों की भावना भी देखते आ रहा हूँ। अभी मैं बेसिकली नागपुर से हूँ और पहले के जमाने में, आज से 5 साल पहले तक, ऐसा माना जाता था कि अगर आपको ब्रेन ट्यूमर का सही इलाज करना है तो मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर ऐसे बड़े शहरों में जाना जरूरी है जी। परंतु अभी वैसी स्थिति नहीं है। नागपुर में भी, अमेरिकन ऑन्कोलॉजी इंस्टीट्यूट में भी ऐसी सब टेक्निक्स और क्लिनिकल एक्सपर्टाइज अवेलेबल है ताकि ये जो मैंने इलाज बताया वो सही तरीके से हो सके, पेशेंट के घर के पास हो सके। और जाहिर सी बात है कि अगर पेशेंट के घर के पास उसके खुद के इन्वायरमेंट में उसका इलाज होता है तो उसमें खर्चा भी कम आता है, मेंटल स्टेबिलिटी भी काफी रहती है, कॉम्प्लायंस मतलब मरीज का ट्रीटमेंट के प्रति जो उत्साह है और जो जागरूकता है वो ज्यादा रहती है ताकि इलाज सही से हो सके। अगर हम यहाँ से दूसरे शहरों में जाते हैं, जैसा कि मुंबई में जाते हैं, दिल्ली में जाते हैं, तो ये जो इलाज होता है सर्जरी के बाद रेडिएशन, कम से कम 2-2.5 महीने का इलाज होता है। वो पूरे इलाज के लिए दूसरे नए शहर में रहना, वहां का रहने का खर्चा, खाने का खर्चा, ट्रीटमेंट का खर्चा, ये फैमिली के लिए और पेशेंट के लिए काफी ज्यादा हो जाता है, तो पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। बट ये इलाज अगर हमारे घर के पास अवेलेबल है, ये जो कि काफी 2-2.5 महीने का इलाज है, तो पेशेंट सुकून से ये इलाज करवा सकता है। पेशेंट की फैमिली भी रिलैक्स रहती है ताकि इतने सारे लोगों को, जो अभी जब कोई कैंसर का मरीज होता है तो सिर्फ अकेला मरीज उसमें प्रभावित नहीं होता है, तो उसकी पूरी फैमिली अफेक्ट होती है। वो सबका इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल, मेंटल और एजुकेशनल बैकग्राउंड भी अफेक्ट होता है। तो यदि अगर ये मॉडर्न एडवांसमेंट का इलाज और सही तरीके का इलाज नागपुर में अवेलेबल है तो यहाँ की जनता के लिए, मध्य भारत की जनता के लिए ये काफी उपयुक्त है ताकि वो ब्रेन ट्यूमर का सही निदान, योग्य निदान और अचूक इलाज उनके घर के पास ही कर सके। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कई सारे सवालों का आपने बहुत पेशेंटली जवाब दिया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे दर्शकों का भी, जो काफी पेशेंटली इस बातचीत को सुनते रहे। मेरा अनुरोध दर्शकों से यही है कि अगर आपको ब्रेन ट्यूमर या बाकी और कोई कैंसर रिलेटेड इश्यूज के बारे में डॉक्टर मंगेश पाटिल जी से बात करनी हो तो वो अमेरिकन ऑन्कोलॉजी इंस्टीट्यूट नागपुर में बैठते हैं। फिजिकल कंसल्टेशन के लिए, वीडियो कंसल्टेशन के लिए, दोनों के लिए वो अवेलेबल है। हमारी वेबसाइट पे आप नंबर वगैरह देख सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे आप उनके लिए कुछ सवाल है तो आप हमें भेज सकते हैं। अगली बार फिर जब सर से मुलाकात होगी तो वो उन सवालों का भी जवाब देंगे। सर आपका एक और बार बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे ब्रेन ट्यूमर के बारे में आज काफी जानकारी मिली। मैं जानता हूँ कि हमारे दर्शकों को भी काफी जानकारी मिली। आशा रखता हूं कि आप फिर एक बार हमारे इस प्रोग्राम में आएंगे और कुछ और सवालों पे प्रकाश डालेंगे। इस बार के लिए आपका धन्यवाद। मैं दर्शकों का भी धन्यवाद देना चाहूंगा। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? धन्यवाद। धन्यवाद सर। दर्शकों से फिर मुलाकात होगी अगली बार। तब तक के लिए डॉक्टर मंगेश और मेरी तरफ से आप सबको अच्छे हेल्थ की हम कामना करते हुए आपसे विदा लेते हैं।